रोमानिया जाने वाले लगभग सभी फॉरेन वर्कर्स एक ऐसे सिस्टम से गुजरते हैं जो उनकी सैलरी और उनके करियर दोनों पर सीधा असर डालता है। चलिए आज इसी सप्लाई कंपनी सिस्टम की हकीकत को समझते हैं परत दर परत। ये नंबर देखिए 95%। ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। रोमानिया में काम करने वाले लगभग हर विदेशी कामगार की कहानी इसी नंबर के आसपास घूमती है। मतलब ज्यादातर लोग सप्लाई कंपनी के जरिए ही वहां पहुंचते हैं। तो ये कोई छोटा मोटा जुगाड़ नहीं है, बल्कि वहां हायरिंग का मेन सिस्टम बन चुका है। तो सवाल ये है कि आखिर ये सप्लाई कंपनी है क्या? देखिए, इसे एक तरह की टेम्पररी एजेंसी जैसा समझिए। एक एजेंट है जो वर्कर्स को रोमानिया लाता है और फिर उन्हें छोटे छोटे बिजनेसों को, जिन्हें लोगों की जरूरत है, उन्हें एक तरह से किराए पर दे देता है। मतलब कागज पर कंपनी कोई और असल में काम कहीं और चल रहा होता है। अब यही सबसे जरूरी सवाल है, आखिर ये सिस्टम इतना कॉमन क्यों हो गया? और इससे भी जरूरी बात, अगर कोई रोमानिया में काम करने की सोच रहा है तो उसके लिए इसके असल मायने क्या हैं? मतलब उसकी सैलरी, उसकी जॉब और उसके भविष्य पर इसका क्या असर पड़ेगा? इस पूरे सप्लाई सिस्टम की जड़ें दरअसल रोमानिया की इकोनॉमी के एक खास स्ट्रक्चर में है। वहाँ बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियां हैं, लेकिन विदेश से सीधे लोगों को हायर कर सकने वाली बड़ी कंपनियां उतनी नहीं हैं। और इसी इकोनॉमिक मिसमैच की वजह से ये पूरा सिस्टम खड़ा हुआ है। रोमानिया की अर्थव्यवस्था का यही वो असंतुलन है जो इस पूरे सिस्टम की नींव है। देखिए, देश में काम की डिमांड तो बहुत है, लेकिन जो छोटी कंपनियां काम देना चाहती हैं, उनके लिए विदेश से सीधे किसी को बुलाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जरा सोचिए, एक छोटे बिजनेस को किसी विदेशी वर्कर को हायर करने पर भारी भरकम टैक्स देना पड़ता है। फिर एम्बेसी उनकी बहुत बारीकी से जांच करती है और अक्सर छोटी कंपनी को अनस्टेबल मानकर वीजा ही नहीं देती। और सिर्फ एक या दो लोगों के लिए इतनी लंबी और खर्चीली प्रक्रिया से गुजरना उनके लिए लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। तो इसी मजबूरी ने मार्केट में एक खाली जगह बना दी, जिसे एजेंटों और सप्लाई कंपनियों ने, कहना होगा, बड़ी चालाकी से भर दिया। उन्होंने एक ऐसा रास्ता निकाला जो इन सभी कानूनी और फाइनेंशियल मुश्किलों को बाईपास कर जाता है। तो ये एजेंट करते क्या हैं? इसकी एक 4 स्टेप की प्रोसेस है। सबसे पहले वो एक बड़ी जानी मानी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करते हैं। फिर उस कंपनी के नाम पर बल्क में, मतलब 100-200 वर्क परमिट एक साथ निकलवा लेते हैं। अब दिखावे के लिए कुछ वर्कर्स को उसी बड़ी कंपनी में काम पर रख दिया जाता है, लेकिन बाकी 90-95% लोगों को उन छोटी छोटी कंपनियों में भेज दिया जाता है जिन्हें असल में उनकी जरूरत थी। और ये पूरा खेल एक बिजनेस डील की तरह चलता है। बड़ी कंपनी अपना नाम इस्तेमाल करने देने के लिए एजेंट से एक मोटी फीस लेती है। तो इस तरह बड़ी कंपनी तो बिना कुछ किए ही कमा लेती है, लेकिन इसकी असली कीमत अक्सर वर्कर को अपनी सैलरी से चुकानी पड़ती है। तो इस पूरे सिस्टम का सीधा बोझ आखिर किस पर पड़ता है? जाहिर सी बात है, वर्कर पर। तो चलिए देखते हैं कि इस व्यवस्था की असली कीमत कौन और कैसे चुकाता है। ये एक लाइन इस सिस्टम में फंसे हजारों वर्कर्स की फीलिंग को बयां करती है। उन्हें ये बात हर रोज चुभती है कि उनकी मेहनत की कमाई का एक हिस्सा कोई बिचौलिया ले जा रहा है और वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। एजेंट अपना कमीशन 2 मेन तरीकों से लेता है। पहला, या तो वो छोटी कंपनी से एक बार में ही एक मुश्त पैसा ले लेता है। इसका सीधा असर वर्कर को मिलने वाली शुरुआती सैलरी पर पड़ता है। उससे पहले से ही कम सैलरी ऑफर होती है। और दूसरा तरीका है कि एजेंट हर महीने वर्कर की सैलरी से अपना हिस्सा काटता है। और सबसे बुरी बात यह है कि किसी को साफ साफ ये नहीं पता होता कि ये कटौती आखिर कब तक चलेगी। तो निचोड़ ये है कि वर्कर को न सिर्फ अपनी स्किल से कम सैलरी मिलती है, बल्कि कई बार तो उसे वो काम भी नहीं मिलता जिसका उससे वादा किया गया था। और सैलरी से ये कटौती कब रुकेगी, इस अनिश्चितता के चलते भविष्य के लिए कोई भी प्लानिंग करना बेहद मुश्किल हो जाता है। तो जब कोई वर्कर इस मुश्किल जाल में फंस जाता है, तो उसके हाथ में क्या होता है? वो इस सिचुएशन से निकलने के लिए कर क्या सकता है? सोर्स ये बताते हैं कि अपने देश की मैन पावर एजेंसी से मदद की उम्मीद करना ज्यादा काम नहीं आता। एक बार वर्कर रोमानिया पहुंच गया तो उन एजेंसियों का कंट्रोल लगभग 0 हो जाता है। उनका काम सिर्फ शुरुआती कागजी कार्रवाई तक ही होता है, बस। इसलिए इस पूरी सिचुएशन में सबसे बड़ा हथियार और सबसे बड़ा बचाव है जागरूकता। जाने से पहले ही इस 95% वाले सिस्टम की हकीकत को अच्छी तरह से समझ लेना। अगर ये पता हो कि सिस्टम कैसे काम करता है, तो कम से कम उम्मीदें सही रखी जा सकती हैं और कोई भी एक बेहतर फैसला ले सकता है। और ये सारी बातें हमें इस आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा करती हैं,
जब सिस्टम की हकीकत ये है, तो क्या विदेश जाकर काम करने का सपना देखना सही है? इस सवाल का जवाब हर किसी को खुद खोजना होगा, इन सारे जोखिमों को समझकर और अपनी प्राथमिकताओं को तौलकर।